हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रिम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम डेली करंट न्यूज़ अफेयर्स। इसमें द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और पीआईबी से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डीपली स्टडी ऑफ द टॉपिक, मतलब हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही डीपली या गहनता से उसका अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम यूपीएससी से संबंधित जो भी सवाल पूछा जा सकता है या उससे संबंधित जितनी भी जानकारी हम जुटा सकते हैं वो आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कोरल्स, यानी कि प्रवाल, भित्तियां या प्रवाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कोरल या मूंगा। तो कोरल को आप मूंगा भी कह सकते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा है, और हाल ही में चर्चा में रहने का इसका कारण जो है ये रहा है कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है जिसके संबंध में आप जानेंगे कि कोरल ब्लीचिंग को रोकने की पूरी कोशिश की गई है। और इसका उपयोग, इस पे जो टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है उस पे किया जा रहा था। और इस टेस्ट के संबंध में जो वैज्ञानिक हैं वो काफी वर्षों से लगे हुए थे, और इस टेस्ट को करने का जो मेन मकसद है उसमें देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि अब जो कोरल्स हैं या प्रवाल हैं उनको ब्लीचिंग नहीं होगा, मतलब कोरल्स को नष्ट होने से बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ पर एक सफल परीक्षण किया है, और कोरल के लार्वा, यानी कि उनका जो एक लार्वा होता है, उस लार्वा को जमने में तथा उनका संग्रहण करने में ये काफी ज्यादा मददगार होगा और कोरल को नष्ट होने से बचाएगा। कोरल ब्लीचिंग को रोककर करेगा संरक्षण। तो कोरल्स जो है उनका जो ब्लीचिंग होता है वो नष्ट होते हैं जिसके कारण, तो उसको ये रोकेगा। आगे हम देखेंगे कि कोरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कोरल से संबंधित। तो एक इसका चर्चा में रहने का एक कारण रहा है, या फिर इसके जो करंट अफेयर्स में ये इश्यू रहा है कि अभी ये एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। लेकिन अब हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे कि इसमें हम जानेंगे कोरल्स के बारे में, फिर हम कोरल द्वीप के बारे में जानेंगे, कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग और कोरल ब्लीचिंग के कारणों के बारे में जानेंगे। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल का महत्व हम समझेंगे कि कोरल्स का महत्व क्या होता है या प्रवालों का महत्व क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम समझते हैं कि क्या होते हैं कोरल या प्रवाल, या इनको पॉलिप भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि पॉलिप एक 2 से 3 सेंटीमीटर छोटा, एक बहुत छोटा सा एक अकशेरुकी जलीय जीव होता है जो हजारों लाखों की संख्या में एक समूह में पाए जाते हैं। इसे मूंगा या मिर्जान भी कहते हैं, और ये एक साथ एक कोशिका वाले सेल के साथ सहजीवन करते हैं, मतलब एक शैवाल के साथ रहते हैं जिसका नाम है जूजेंथिली। और इस शैवाल के साथ रह के ये विचरण करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो हरा हरा पार्ट है ये शैवाल है, और इसके ऊपर जो जमा हुआ है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ ये इनका प्रवालों का एक समूह है जो मरने के बाद इसमें जमा होता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रवाल हैं उन प्रवालों के संबंध में ये बने जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है जिसके अंदर ये रहते हैं, छोटे छोटे से जीव हैं। इन शैवालों के साथ ये सहजीवन करते हैं, मतलब जूजेंथिली जो शैवाल हैं उनके साथ ये रहते हैं, जिनसे उनको रंग प्राप्त होता है। आप देखते हैं कि काफी कलरफुल होते हैं, आप पिछले इमेज में देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये काफी कलरफुल दिखाई देते हैं। ये जैसा कि आप काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे कि एक्वेरियम या ऐसी चीजों में देखते हैं तो वहां पे जो पीछे काफी एक सीन दिखता है जिसमें वहां पे मछलियां और काफी कलरफुल जो पत्तियां या पत्थर टाइप दिखते हैं, तो वो सब परवालों का ही एक रूप होता है। जैसे कि आप इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब एक उसी का रूप दिखाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे परवाल जो है वो समुद्र की तली पे या सतह पे जमते रहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जिस शैवाल के साथ ये रहते हैं इन दोनों का सहजीवन होता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिससे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि जो परवाल हैं वो शैवालों को सूर्य का प्रकाश प्रदान करते हैं, और ये शैवाल इन परवालों को अपना कलर प्रदान करते हैं जिसके कारण ये काफी रंगीन हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं।
देखते हैं कि परवालों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशा क्या होती है, परवाल किस दशा में ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कोरल प्राय उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 30 से उत्तर डिग्री में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री के बीच अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं। इनके पैदा होने के लिए या इनके लिए एक अच्छी जो दशा होती है, अच्छी कंडीशन होती है, वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहाँ पे बना रहना आवश्यक है। उस तापमान में ये अच्छे पनपते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो उसके लिए वो खतरा हो सकता है, या कम तापमान होता है तो भी उनके लिए खतरा पैदा होता है, जिससे वो नष्ट होने लगते हैं, जो कोरल ब्लीचिंग का कारण बनता है। तो समझते हैं कि परवालों का जो विश्व वितरण है वो किस तरह से दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि परवालों का जो वितरण है वो हमारे पूरे विश्व में, आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये जो 2 ग्रीन लाइन हैं, ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश के बीच और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है। इसमें जो लाल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट यहाँ पे कोरल के बारे में ही दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कोरल की उत्पत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा है। अर्थात जो परवाल हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पत्ति इनकी होती है, क्योंकि यहाँ पे लगभग पूरे वर्ष तापमान सामान्य बना रहता है, मतलब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हमेशा बना रहता है। जबकि दूसरे क्षेत्रों में तापमान बदलता रहता है, जिसके कारण ये इतने ज़्यादा नहीं पनप पाते हैं। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवालों का एक विस्तार देखा जाता है और उनकी उत्पत्ति यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन प्रदूषण और तापमान ज़्यादा होने की वजह से कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में प्रवाल खत्म होने लगते हैं और उनका प्रवाल विरंजन होता रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोरल द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। कोरल के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कोरल द्वीपों का निर्माण वो किस तरह से होगा। तो प्रवालों का जीवन काल, जैसा कि देखते हैं कि बहुत ही छोटे-छोटे जीव होते हैं, तो इनका जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है और इस छोटे से जीवन काल में ये बहुत जल्दी-जल्दी मरते रहते हैं, जिनके मरने से होता ये है कि महासागरों में या समुद्रों में ये तली में धीरे-धीरे जमने शुरू हो जाते हैं और तली में जमने के साथ-साथ जैसे इनका जमाव होता रहता है, तो जमा होते हुए धीरे-धीरे ये समुद्र से बाहर आने लगते हैं और ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण धूप, बारिश और ऐसी वायुमंडलीय घटनाओं या फिर ऐसे जो नेचुरल या प्राकृतिक घटनाएँ हैं, उनके कारण ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड या काफ़ी ज़्यादा एक ठोस चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और दूर से या फिर देखने में एक द्वीप की तरह से आकृति निर्मित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कुछ प्रवाल द्वीप हैं और यहाँ से सवाल कई बार पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जा चुका है। भारत में जो अरब सागर है, भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी हिस्से में जो अरब सागर है, उस अरब सागर में जो जितने भी मोस्टली जितने द्वीप हैं, जितने भी छोटे-बड़े आइलैंड हैं, वो सारे कोरल से या फिर प्रवालों से ही बने हुए हैं। जैसे कि लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, एक छोटा-सा देश है। तो मालदीव, लक्षद्वीप और यहाँ के आसपास के सारे जितने भी द्वीप हैं, वो लगभग सभी कोरल से या प्रवालों से निर्मित हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रवाल भित्ति क्या होती है और जानेंगे कि प्रवाल भित्ति और प्रवाल द्वीपों में अंतर क्या है। तो प्रवाल भित्ति, भित्ति का मतलब होता है एक तरीके से दीवार, तो प्रवाल भित्ति भी एक तरीके से दीवार का ही रूप है। इसे हम देख सकते हैं कि प्रवाल भित्ति जो है वो प्रवालों के एक दीवार के रूप में जमा होने से बनने वाली आकृति है, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं या मूंगा चट्टान भी इसको हम कहते हैं। तो मूंगा चट्टान के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कही जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे काफ़ी कलर और रंगीन बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये जितने भी कलरफुल चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे प्रवालों का ही रूप है, जिसको शैवालों के द्वारा यहाँ पे रंग प्रदान किया जाता है। तो ये हरे, लाल, पीले हर तरीके के यहाँ पे रंग हैं, जो शैवालों का रंग होता है और ये शैवाल ही इन प्रवालों को या अपना रंग प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रवाल भित्ति का या ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर का ही एक ये दृश्य है। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो एक दीवार की तरह जो खड़ा हुआ भाग है,
उसको या प्रवालों का एक जो समूह है, प्रवाल जो चट्टान बनाते हैं, वो दीवार की तरह से जब खड़ी हो जाती है यानी कि क्षैतिज रूप में, तो उसको हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। और जब एक चट्टानी रूप में या फिर एक द्वीप के रूप में उसका निर्माण हो जाता है तो उसको हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो प्रवाल भित्तियों में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अब जानते हैं हम कि प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। प्रवाल भित्तियों के बारे में आराम से जानेंगे, देखेंगे अभी हम प्रवाल भित्ति भी क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि प्रवाल विरंजन किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रवाल जो है वो प्रवाल विरंजन किस तरह से करते हैं। देखिए, जब तापमान या प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है, अर्थात जो महासागर है उनमें किसी भी प्रकार का जब प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसमें तापमान और प्रकाश या उसके पोषण स्तर में अपने आप बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होने लगती है, प्रदूषण बढ़ने लगता है, जिसके कारण सूर्य का तापमान, सूर्य का प्रकाश जो है वो वहां पे कम या ज्यादा हो जाता है। तो उसके कारण प्रवालों पे एक तनाव बढ़ने लगता है, प्रवालों पे एक तरीके का एक विषम प्रक्रिया या विषम प्रकृति वहां पे उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो अपने जिनके साथ वो शैवालों के साथ रहते हैं, जिनको आप जूजेंथेली के नाम से जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। वैसे सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, इनको आप अपनी बुक में नोट्स नोट कर सकते हैं। और इसके लिए पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पे जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जूजेंथेले को निष्कासित कर देते हैं, मतलब ये दोनों जो सहजीवन करते हैं, जैसा कि आपने अभी पीछे देखा है कि जो प्रवाल है और ये शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जब प्रदूषण या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके अलग होने से प्रवालों को मिलने वाला जो रंग है या उनको जो एक पोषण मिलता है वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं, और जिसके कारण ये प्रवाल अपना रंग खो देते हैं और एक तरह से कलरहीन हो जाते हैं, यानी कि रंगहीन हो जाते हैं, और रंगहीन होकर सफेद हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग होने लगता है। और ये शैवाल भी कहीं ना कहीं सूर्य और इनके प्रकाश की वजह से या फिर प्रवालों के साथ जो प्रवालों से इनको जो ऊर्जा मिलती है उसको खो देते हैं और ये शैवाल भी नष्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से प्रवाल विरंजन होता है। अब प्रवाल विरंजन पर पहली बार जो अध्ययन किया गया था, पहली बार जो चर्चा की गई थी वो कब की गई थी, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि प्रवाल विरंजन पे पहली सामूहिक वैश्विक विरंजन घटनाएं जो है वो 1998 के टाइम पे या 1998 के समय पे देखी गई थी। तो 1998 और 2010 में ये घटनाएं दर्ज की गई, और ये तब देखा गया था जब एल नीनो ने महासागरों के तापमान में वृद्धि की और कोरल के रहने की स्थिति को खराब कर दिया। मतलब एक जो सामान्य स्थिति रहती है, उस सामान्य स्थिति के विपरीत एल नीनो के आने से वहां पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सागरों का तापमान जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और उससे पूरे जितने भी उस क्षेत्र में कोरल थे वो पूरे कोरल खत्म हो गए, या प्रवाल जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। और ऐसा ही 2014 और 17 के बीच में भी देखा गया कि एल नीनो को कोरल के लिए सबसे लंबा और सबसे अधिक हानिकारक होने के रूप में दर्ज किया गया था, क्योंकि इस समय पे भी एल नीनो का काफी प्रभाव देखा गया है, जिसने हमारे प्रवाल भित्तियों के 70% से अधिक को नुकसान पहुंचाया है। मतलब पूरे विश्व के जो 70% से ज्यादा प्रवाल द्वीप हैं या प्रवाल भित्तियां हैं, उनको एक एल नीनो के कारण तापमान बढ़ने की स्थिति में उनको नष्ट होते हुए देखा गया है। तो ये हमारा प्रवाल विरंजन था। तो प्रवाल विरंजन आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद जो आगे हम देखते हैं कि आगे कोरल ब्लीचिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरल ब्लीचिंग होता है। तो इन इमेजेस में आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे ये कुछ शैवाल है और इन्हीं के साथ यहाँ पे ये जो है ये कोरल इनके साथ निवास करते हैं। मतलब शैवाल और कोरल दोनों एक साथ यहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब एक दूसरे से अपना फूड प्राप्त करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान, टेम्परेचर, ये सब चीजें बढ़ती हैं या पोल्यूशन बढ़ता है, तो उसके बढ़ने से ये दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। और अलग होने के कारण
जो शैवाल है, शैवालों को जो सूर्य से मिलने वाला प्रकाश है, वो कहीं न कहीं रुक जाता है और जो ये प्रवाल है, प्रवालों को इनसे यानी कि शैवालों से मिलने वाला पोषण या जो रंग है, वो नष्ट होने लगता है और धीरे-धीरे ये आप देख सकते हैं कि कलरफुल है और कलरफुल से धीरे-धीरे रंगहीन होते हुए ये सफ़ेद हो जाते हैं और ये सफ़ेद होने की जो प्रक्रिया है, वो ही कहलाती है कोरल ब्लीचिंग। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हेल्दी है और इसके बाद ये स्ट्रेस में दिखाई देते हैं मतलब जब इनसे धीरे-धीरे ये अलग होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये सफ़ेद होके पूरी तरह से ब्लीच्ड हो जाते हैं, इनको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ रीज़न लिखे हुए हैं कि किन कारणों से ऐसा होता है। तो ऐसे कारण हैं जैसे कि पहला आप देख सकते हैं इंक्रीज़्ड टेम्परेचर मतलब पहला कारण ये है कि जब तापमान या टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए, तो उस कारण ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण है कि स्टॉर्म, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन मतलब एक तरीके का पॉल्यूशन हो और मतलब पॉल्यूशन का एक बहुत ही स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह बढ़ना मतलब काफ़ी तेज़ी से प्रदूषण का बढ़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। उसके अलावा हाई सोलर इरेडियंस या फिर एक सूर्य का जो प्रकाश है, वो काफ़ी तेज़ी से महासागरों तक या काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे पहुँचेगा, तो उसके कारण भी ऐसा देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और इससे संबंधित ये बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं कि कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, तो ये सभी कोरल ब्लीचिंग के कारण है, रीज़न है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कोरल विरंजन या फिर जो प्रवाल विरंजन है उनका कारण क्या होता है। तो कारण जैसा कि अभी हमने आपको पीछे समझाया तो जो ये कारण है उन्हीं के बारे में यहाँ पे भी चर्चा की गई है कि जल प्रदूषण के कारण सागरों की सतह पर प्रदूषित पदार्थों के जमाव होने से सूर्य का प्रकाश परवालों तथा शैवालों के सहजीवन को प्रकाश न मिलने से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा परवालों को शैवालों से रंग तथा भोजन नहीं मिलता जिससे वे रंगहीन होकर नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये नष्ट होने लगते हैं और दूसरा कारण अधिक तापमान होने के कारण भी ऐसा होता है और बाकी कारण जैसे कि आप पिछली इमेज में भी देख चुके हैं यहाँ पे तो ये कई कारण हैं जिनसे प्रवाल विरंजन होता रहता है। तो ये प्रवाल विरंजन के बारे में जानकारी थी। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो कोरल है उनके संबंध में प्रवाल भित्ति हमने समझा कि प्रवाल भित्ति क्या होती है लेकिन प्रवाल भित्तियों में ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मानी जाती है विश्व की। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये तो आप सभी जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसको डिवाइड किया हुआ है वो कहलाता है क्वींसलैंड और क्वींसलैंड के पूर्वी भाग में ये स्थित है महासागर में और यह एकमात्र प्राकृतिक दृश्य है जो अंतरिक्ष से भी स्पष्ट दिखाई देता है। आप अगर आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस से आप देखेंगे कि नेचुरल दृश्यों में ये एक ऐसा एकमात्र दृश्य है जो कि ऊपर से एक लाइन की तरह आपको दिखाई देता है। मतलब ऐसा कोई भी एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है जो स्पेस से भी देखेगा इसके अलावा ये सिर्फ एकमात्र ऐसा नज़ारा है या एकमात्र ऐसा दृश्य है। इसकी लंबाई आप जानेंगे कि इसकी लंबाई जो है वो लगभग 200 मील 1200 मील है और चौड़ाई इसकी कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे कम है वहाँ पे लगभग 10 मील और जहाँ पे चौड़ी है या जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे लगभग 90 मील तक चौड़ी देखी गई है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ये इस तरह से है और ये एक ऐसा नेचुरल या एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र भी है जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है इसके लिए और एज यू नो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है इसलिए इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है या इसको समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। तो समुद्र का बगीचा कहने के पीछे का इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है समुद्र के अंदर जिसके आसपास काफी ज्यादा प्रवाल या फिर कुछ अन्य प्रकार के जो समुद्र से संबंधित जो जीव जंतु है वो इसके आसपास काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद समझते हैं कि प्रवाल द्वीपों और प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनके लिए।
तो देखते हैं कि प्रवाल द्वीप तथा प्रवाल भित्तियाँ जल में महासागरीय जीवों के लिए एक प्रकार का आवास तथा या उनके लिए नर्सरी का काम वहाँ पे करते हैं। क्योंकि मछलियाँ या कुछ जो छोटे जीव हैं पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले, वो अपने अंडे या अपने बच्चों का जो संरक्षण है वो इन्हीं के बीच में करते हैं, क्योंकि ये जब मरते हैं और मरने के बाद ये धीरे-धीरे जमा होते हैं तो इनके बीच में काफ़ी स्पेस बन जाता है और शैवालों और इनके बीच एक स्पेस के बीच में ये अपने बच्चों को या अपने अंडों को सुरक्षित महसूस करते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। तो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि महासागरीय जीवन या जलीय जीवन के लिए प्रवाल द्वीपों का या प्रवाल भित्तियों का महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पूरे विश्व भर में प्रवालों को बचाने के लिए या फिर प्रवाल द्वीपों, प्रवाल भित्तियों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर, और इसमें भारत सरकार भी अपनी तरफ से काफ़ी कदम उठाती है। इसको एक पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक भूगोल और पर्यावरण से संबंधित है और करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में चर्चा में था, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी जो भी हो सकती है वो हमने आपको देने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है और आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज्वाइन करिए हमें यूट्यूब पर। और अगर आप इसका पूरा पीडीएफ चाहते हैं इस फाइल का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर है, उस पे जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी तरह से। थैंक यू सो मच।